10वीं मई की सुबह उज्ज्वल और स्पष्ट थी। पिछले कुछ दिनों से मैं उन गणमान्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं से घिरा हुआ था जो उद्घाटन से पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे थे। यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। समारोह प्रिटोरिया में संघ भवन द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर के अखाड़े में हुआ। दशकों से यह श्वेत वर्चस्व का केंद्र रहा है और अब ये दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी समागम का स्थल था। उस सुंदर शरद ऋतु के दिन मेरे साथ मेरी बेटी ज़ेनानी भी थी। मंच पर श्री डी क्लर्क ने पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर थाबो मबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे कायम रखने का संकल्प लिया और गणतंत्र और उसकी जनता की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उपस्थित अतिथियों और देख रही दुनिया से मैंने कहा, आज हम सभी अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चली, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी थे, आज हमें अपनी धरती पर दुनिया के देशों की मेजबानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की साझी जीत हासिल करने आए हैं। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा और फिर कभी नहीं होगा कि यह सुंदर भूमि फिर से एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव करे। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का राज हो। ईश्वर अफ्रीका का भला करे। कुछ ही पल बाद हम सबने विस्मय से अपनी आंखें उठाईं जब दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहक विमानों की एक शानदार कतार यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एकदम सही क्रम में गर्जना करती हुई गुजरी। यह न केवल अचूक सटीकता और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति, एक नई सरकार के प्रति सेना की निष्ठा का भी प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल के सर्वोच्च जनरलों ने और पुलिस, जिनके सीने रिबन और पुराने दिनों के पदकों से सजे थे, ने मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि कुछ साल पहले वे सलामी नहीं देते थे, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। आखिरकार इम्पाला जेट विमानों के एक शेवरॉन ने नए दक्षिण अफ्रीकी झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। मेरे लिए इस दिन का प्रतीक हमारे 2 राष्ट्रगानों का बजाया जाना था और गोरों द्वारा नकोसी सिकेलेले अफ्रीका और अश्वेतों द्वारा गणतंत्र के पुराने राष्ट्रगान डाई सटेम को गाते हुए देखना था। हालांकि उस दिन दोनों समूहों को उस राष्ट्रगान के बोल याद नहीं थे जिससे वे कभी घृणा करते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें शब्द कंठस्थ हो गए। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था। 20वीं सदी के पहले दशक में भयंकर एंग्लो-बोer युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और अपनी ही धरती के काले लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने जो ढांचा बनाया, उसने दुनिया के सबसे कठोर और अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनाया। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मेरे अपने 8वें दशक में उस व्यवस्था को हमेशा के लिए उलट दिया गया और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी गई जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को मान्यता दी, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। वो दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के कारण आया था, जिनके कष्टों और साहस की कभी गिनती या भरपाई नहीं की जा सकती। उस दिन मुझे लगा, जैसा कि मैंने कई अन्य दिनों में महसूस किया है, कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे। वो लंबी और महान परंपरा समाप्त हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। मुझे इस बात का दुख था कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया और वे यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों ने क्या किया था।
रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों पर एक गहरा और स्थायी घाव छोड़ दिया। हम सभी को उस गहरे घाव से उबरने में कई साल, अगर पीढ़ियां नहीं तो लगेंगे। लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव पड़ा, और वो ये कि इसने ओलिवर टम्बोस, वाल्टर सिसुलिस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्रह्म फिशर्स, रॉबर्ट सोबोक्वेस जैसे हमारे समय के लोगों को जन्म दिया। ऐसे असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता वाले व्यक्ति की उनके जैसे व्यक्ति शायद फिर कभी न मिले। शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयों को बनाने के लिए उत्पीड़न की ऐसी गहराई की आवश्यकता होती है। मेरा देश खनिजों और रत्नों से समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे छिपे हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये ज्ञात है कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरो से भी अधिक उत्तम और सच्चे हैं। संघर्ष में इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान देते देखा है। मैंने पुरुषों को हमलों और यातनाओं का बिना टूटे एक ऐसी ताकत और लचीलापन दिखाते हुए देखा है जो कल्पना से परे है। मैंने सीखा कि साहस भय का अभाव नहीं, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो उस भय पर विजय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण नफरत करते हुए पैदा नहीं होता। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार मानव हृदय में इसके विपरीत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। जेल के सबसे कठिन समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को अपनी सीमा से बाहर धकेला जाता था, मुझे किसी एक पहरेदार में मानवता की एक झलक दिखाई देती थी, शायद बस एक पल के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ने के लिए काफी थी। मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसे छिपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी नहीं बुझाया जा सकता। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए ऐसा करना लगभग असंभव था। ये दोनों ही जिम्मेदारियां दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति जिसने एक इंसान की तरह जीने की कोशिश की, उसे दंडित और अलग थलग कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की, उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार और घर से अलग कर दिया गया और उसे अलग थलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। गोपनीयता और विद्रोह का एक धुंधल का भरा अस्तित्व। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का फैसला नहीं किया था, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया। मैं आजाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं आजाद पैदा हुआ था, हर तरह से आजाद जिसे मैं जान सकता था। अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए आजाद, अपने गांव से होकर बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए आजाद, तारों के नीचे आटे की रोटी भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठों पर सवारी करने के लिए आजाद। जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करता रहा, मुझे न तो इंसान के नियम और न ही ईश्वर के नियम परेशान करते थे। जब मुझे ये समझ आने लगा कि बचपन की आज़ादी एक भ्रम है, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीन ली गई है, तभी मुझे इसकी भूख लगने लगी। शुरुआत में एक छात्र के रूप में मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था, रात में बाहर रहने, जो चाहूँ पढ़ने और जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की अस्थायी आज़ादी। बाद में जैसे जैसे जोहान्सबर्ग में एक युवक के रूप में मैं अपनी क्षमता को साकार करने, अपनी जीविका कमाने, शादी करने और परिवार बनाने की बुनियादी और सम्मानजनक आज़ादियों के लिए तरसता था, एक वैध जीवन में बाधा न बनने की आज़ादी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तभी मैं अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ और तभी मेरी अपनी आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी की और भी बड़ी भूख बन गई।
मेरे लोगों की आज़ादी की यही इच्छा थी कि वे अपना जीवन सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जी सके, जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया, जिसने एक डरपोक युवक को एक साहसी युवक में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया, जिसने एक परिवार प्रेमी पति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक साधु की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया। मैं किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक गुणी या आत्मत्यागी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं उन सीमित और सीमित स्वतंत्रताओं का भी आनंद नहीं ले पा रहा था जो मुझे तब मिली जब मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे लोगों में से किसी पर भी जो बेड़ियां थी, वे सभी पर भी थी। मेरे सभी लोगों पर जो बेड़ियां थी, वे मुझ पर भी बेड़ियां थी। मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी उत्पीड़ित को। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है, वह नफरत का कैदी है। वो पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं सचमुच आज़ाद नहीं हूँ, ठीक उसी तरह जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों से ही उनकी मानवता छीन ली जाती है।